आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका। ये दो कंट्री हैं और इन दो कंट्रियों ने डिफरेंट तरीके से अपने अपने कंट्री में पावर शेयर किया हुआ है। तो अगर किसी कंट्री में टेंशन रिड्यूस करना हो, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना हो, सोसाइटी को स्टेबल करना हो, प्रॉस्पेरिटी लाना है, तो वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उनको इक्वल रिस्पेक्ट करिए, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। देखिए वह कंट्री कितना आगे बढ़ता है, वह कंट्री कितना प्रॉस्परस होता है। और ऐसा ही बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने क्या किया, डिफरेंट आइडेंटिटी या डिफरेंट कल्चर को एक साथ को एग्जिस्ट किया, उनको एकोमोडेट किया, जिसकी वजह से बेल्जियम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी या एक रोबस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर सक्सेस होता है। अगर हम बेल्जियम से कंपेयर करें श्रीलंका का, श्रीलंका भी एक डाइवर्स नेशन बहुत ओल्ड टाइम से है, लेकिन श्रीलंका ने पावर शेयरिंग ट्रू स्पिरिट या प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इसका रिजल्ट क्या होता है, श्रीलंका जो है सिविल वॉर या इंटरनल क्राइसिस या बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है। तो दो कंट्री का एग्जांपल पढ़ेंगे, श्रीलंका और बेल्जियम का। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों मैटर करता है वो पढ़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट आपके जो रिवीजन वाले पॉइंट होते हैं उसी पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रीलंका की स्टोरी पढ़ते हैं। श्रीलंका में आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, श्रीलंका में आप जानते हो जो वहाँ पे सबसे अधिक संख्या में लोग रहते हैं या पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी में हैं वो सिन्हला हैं। वहाँ के जो इनहेबिटेंट या वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल हैं वो सिन्हला हैं। और वहाँ पे तमिल भी रहते हैं। तमिल दो तरह के हैं, एक वहाँ के लोकल और एक इंडिया से जो यहाँ से गए थे, क्योंकि साउथ इंडिया आपका जो है वहाँ से जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं श्रीलंका गए थे ब्रिटिश के टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिश जो थे श्रीलंका को भी अपना कॉलोनी बनाए थे। तो वहाँ पे वो कमर्शियल प्लांटेशन करते थे, उनके लिए लेबर चाहिए था, तो भारत के साउथ इंडिया से यहाँ से लेबर को लेकर जाते थे, तो वो इंडियन तमिल्स थे। तो श्रीलंका में जो भेदभाव हुआ वो इंडियन तमिल के साथ हुआ। तो समस्याएं क्या थी, चलिए हम लोग इसमें से देखते हैं। तो आपका परीक्षा में हमेशा बोर्ड आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है जैसे आपका यहाँ एक टर्म है और ये लिखा हुआ है मेजॉरिटेरियनिज्म। तो मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, तो मेजॉरिटेरियन का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि व्हेन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्रेफरेंशियल पॉलिसी इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल। यानी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में केवल और केवल जो भी डिसीजन ले उस कंट्री के जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके फेवर में ले, तो उसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। तो आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। यानी श्रीलंका में डाइवर्स क्लास के लोग एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, केवल वहाँ के मेजॉरिटी को बेनिफिट दिया, एडवांटेज दिया। तो जैसे आप परिवार में खुद फील कर लीजिए, परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में अगर 5 लोगों को हम बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट करें और 5 को इग्नोर करें, रिजल्ट क्या होगा, टेंशन होगा, फैमिली की यूनिटी जो है नहीं मेंटेन हो पाएगी और फैमिली में टेंशन और डिस्ट्रप्शन जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसके आप की पॉइंट देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप मेजॉरिटेरियन और उसके फीचर के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ का जो सिन्हला लैंग्वेज था उसे ऑफिशियल कर दिया गया। मतलब आप श्रीलंका में हैं, आप वहाँ के सिन्हला नहीं हैं, लेकिन आपको सिन्हला लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी। मतलब जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो इजीली जॉब पा जाएंगे, इजीली उनका एजुकेशनल स्कूल वगैरह में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा, और जो मेजॉरिटी में नहीं है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि मेजॉरिटेरियन पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पे अपना आंसर दे दीजिएगा कि मेजॉरिटेरियन पॉलिसी में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेरेशन किया, तमिल के सेंटिमेंट को डिसरिगार्ड किया, जो डिसीजन लिया प्रेफरेंशियल लिया या फेवरेबल लिया, किसके फेवर में लिया, मेजॉरिटी के लोगों के लिए। उसमें क्या था, यूनिवर्सिटी में सिन्हला को कहा कि आप वहाँ पर आपके बच्चे जो हैं एजुकेशन लें, आपके अलावा और कोई नहीं जाएगा। उसके अलावा वहाँ का जो इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो वहाँ का जो नया संविधान बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड बुद्धिज़्म। मीन्स श्रीलंका में मेजॉरिटी में लोग बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करते हैं, तो बुद्धिज़्म वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन बन गया। तो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी और उसके फीचर में आप ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब तमिल के सेंटिमेंट को इग्नोर किए, तमिल इससे बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत गुस्सा आ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में जो लीडर हैं वो हमारे प्रॉब्लम को लेकर सेंसिटिव नहीं हैं,
जो गवर्नमेंट का रूल और पॉलिसी है वो उन्हें इक्वल राइट नहीं देता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके प्रॉब्लम को, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, सरकार उनके बारे में केयर नहीं करती है। इसीलिए श्रीलंका में तमिल लोग जो थे वो काफ़ी बवाल करते हैं, सिविल वॉर टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो श्रीलंका वाले एरिया में सेगमेंट में यहाँ पे आपने पढ़ा कि वहाँ पे तमिल क्यों मतलब प्रोटेस्ट करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल अगला देखेंगे और किसका रहेगा आपका, वो बेल्जियम का है। बेल्जियम भी क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। बेल्जियम में वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन लोग रहते हैं, डच लोग रहते हैं। माइनॉरिटी में कौन लोग रहते हैं, फ्रेंच लोग रहते हैं। मतलब जो संख्या में कम लोग हैं वो सबसे प्रॉस्परस लोग हैं, और जो संख्या में सबसे अधिक लोग हैं वो बहुत ही उतने प्रॉस्परस नहीं हैं, एवरेज इनकम के लोग हैं। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम में टेंशन बहुत एक्सप्लोसिव था। मतलब अगर एक कंट्री में डिफरेंट इनकम के लोग हैं, डिस्पैरिटी है, तो वहाँ पे हो सकता है जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके बीच में कई सारे टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेल्जियम ने क्या किया, उन्होंने जो पॉलिसी फॉलो किया वो बहुत ही इंक्लूसिव था, वो बहुत ही प्लूरलिस्टिक था, वो बहुत ही डाइवर्स था, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है एक कंट्री के तौर पर सरवाइव रहा। अगर बेल्जियम ऐसा ना करता ना, तो श्रीलंका की तरह सिविल वॉर होता, श्रीलंका की तरह बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन पावर शेयरिंग फार्मूला। पावर शेयरिंग फार्मूला का मतलब क्या होता है कि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से वहाँ पे टेंशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंट क्लास के लोग आपस में यूनाइट रहें, आपस में पीसफुल रहें। तो आपका क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन पावर शेयरिंग फार्मूला एडॉप्टेड बाय बेल्जियम रिड्यूस टेंशंस अमंग डिफरेंट पीपल। या इसको इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, और क्या बनेगा क्वेश्चन, इस तरह से बन सकता है, इन बेल्जियम एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी पीपल। या बेल्जियम एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक कंट्री में डिफरेंट क्लास के लोग या डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, गवर्नमेंट मतलब कैसे डिफरेंट आइडेंटिटी को ट्रीट करती है, उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। जैसे इंडिया में ही देखो, तो इंडिया ने क्या किया हुआ है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है, या इंडिया ने सेकुलरिज्म को फॉलो किया हुआ है। इंडिया के लिए मतलब सभी लोग एक समान हैं, इंडिया ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वल, इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इंडिया रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। तो बेल्जियम ने भी वैसे ही किया। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंट्री में डाइवर्सिटी को कोएग्जिस्ट करवा रहे हैं। कोएग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी कंट्री में डिफरेंट क्लास के जो लोग होते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी के, आप उनको अश्योर करते हो, आप उनको ये आश्वासन देते हो कि आप सभी लोग इस कंट्री में कोएग्जिस्ट कर सकते हो। कोएग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप सभी लोग यहाँ पर पीसफुल के साथ रह सकते हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। तो बेल्जियम ने क्या किया, प्रॉब्लम टेंशन रिड्यूस करने के लिए, या एकोमोडेशन कैसे किया, या लोगों को कैसे यूनाइट किया, तो आप यहाँ कह देना कि बेल्जियम में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम जो है अमेंड किया। संविधान में जब आप बदलाव करते हो या संविधान में कोई अमेंड करते हो, इसलिए करते हो जिससे कि वहाँ पे लोगों के जो प्रॉब्लम है, लोगों के जो कंप्लेन है, लोगों के जो इश्यू हैं, आप उनको एड्रेस कर सको। आप देखते हो ना कि भारत में भी संविधान में कई बार अपडेट होता है, अमेंडमेंट होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है। क्यों? जिससे हम सोसाइटी में जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग कई सारे रूल और रेगुलेशन ला सके। तो बेल्जियम में क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। मतलब आपका एग्जाम में सवाल पूछेगा, एकोमोडेशन कैसे किया बेल्जियम ने, डिफरेंट क्लास के लोगों को आपस में कैसे यूनाइट किया या एकोमोडेशन किया। तो वहाँ के संविधान में 4 टाइम्स क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, बदलाव हुआ, जिससे डिफरेंट क्लास के लोग वहाँ पर पीसफुल तरीके से रह सकें। मतलब जिनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, तो संविधान में अमेंड करके उनके लिए अच्छी पॉलिसी बनाई गई। उसके अलावा वहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी में डच लोग हैं, माइनॉरिटी में फ्रेंच लोग हैं। तो हो सकता है कि जो अधिक संख्या में हैं उनके सांसद अधिक हों, तो हो सकता है सांसद अधिक हैं तो अपने लिए फेवरेबल डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी को रोकने के लिए वहाँ का रूल कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है, जिससे अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई मेन डिसीजन लिया जा रहा है, मेन डिसीजन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए बेल्जियम में फैसला लिया गया कि बेल्जियम की जो सरकार है वो फ्रांस के लोगों के अधिकारों को कम करेगी, तो अनटिल और अनलेस फ्रेंच पीपल आर गिविंग देयर अप्रूवल दैट डिसीजन शैल नॉट बी पास्ड। मतलब अगर वहाँ पर कोई फैसला लिया जाए और जिससे कि किसी एक ग्रुप को या किसी ग्रुप को बहुत नुकसान होने की संभावना है, तो जब तक वो ग्रुप उसके बारे में सहमति न दे तब तक वहाँ पे कानून नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल लॉ, या वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल लॉ मतलब अगर पास किए जाएं जिससे किसी को मतलब किसी को प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे कहा गया है कि बेल्जियम में किसी स्पेशल लॉ को पास करने के लिए दोनों ग्रुप का अप्रूवल होना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे आप देखते हो ना, डेमोक्रेसी में डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, तो वो जो डिफरेंट गवर्नमेंट होती है ना, वो डिफरेंट गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी में कह सकते हो कि एक मिनट, हाँ, सेकंड वाला पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में आप देखते हो कि पावर शेयर जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट लेवल पे होता है। तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, स्टेट गवर्नमेंट वीक है, तो डेमोक्रेसी आपका सर्वाइव नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग या डिफरेंट जो गवर्नमेंट होते हैं उनके अपने अपने पावर होते हैं, कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ऐसा ही बेल्जियम में किया गया। बेल्जियम में क्या किया गया कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह से पावरफुल किया गया जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मैटर में इंटरफेरेंस न करे, है ना। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह से किया गया, या अकोमोडेशन कैसे किया गया, या लोगों को कैसे कोएग्जिस्ट किया गया, तो वहाँ पे स्पेशल लॉ पास करने के लिए दोनों ग्रुप का अप्रूवल इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो वहाँ की स्टेट वाली गवर्नमेंट हैं उनको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या सबऑर्डिनेट में नहीं आ सकती हैं। उसके अलावा सेंट्रल लेवल पे एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहाँ पे दोनों ग्रुप जो हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है बेल्जियम के लिए, और वो ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। जैसे भारत में पंचायती सिस्टम है वैसे बेल्जियम में लोकल गवर्नमेंट है जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन लोकल सब्जेक्ट। तो इस तरीके से बेल्जियम ने क्या किया, पावर शेयरिंग करके, पावर को डिसेंट्रलाइज करके, पावर को डिफरेंट लेवल पे ट्रू तरीके से इम्प्लीमेंट करके या ट्रू तरीके से उसे लागू करके बेल्जियम ने क्या किया, वहाँ पे टेंशन को कम किया। और श्रीलंका ने इसके अपोजिट किया। तो जैसे आपको यहाँ पे ये भी सवाल पूछ सकता है, डिफरेंशिएट पावर शेयरिंग फार्मूला adopted by respective countries श्रीलंका एंड बेल्जियम। या ऐसे ही बन सकता है कि हाउ डिड बेल्जियम रिड्यूस टेंशन, या हाउ डिड बेल्जियम शेयर द पावर अमंग डिफरेंट पीपल। तो जैसे भी हो आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक यहाँ पे ये भी है, बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे ईयू का हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन आपका क्लास 11 क्लास 12 में ह्यूमैनिटी में अगर रहेंगे तो उसमें आपका यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत ही ब्रॉड तरीके से है। जैसे आपके जो रीजनल कंट्रीज़ होते हैं उनका अपना एक ग्रुप होता है, तो यूरोपियन कंट्री का अपना एक ग्रुप है जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और उनका जो हेडक्वार्टर है इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करने के लिए वो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स वहाँ पे है। अब यहाँ पे आपका आ सकता है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्या है, लिखा हुआ है कि वाई पावर शेयरिंग आर डिज़ायरेबल। जैसे पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे इसको इस तरह से कहें कि जैसे आप अपने परिवार में हैं, तो आपके परिवार में कोई फैसला अगर लिया जाता है तो परिवार के मैक्सिमम जो लोग होते हैं उसमें उनकी सहमति होती है। एक इंसान जो है परिवार के लिए सारे फैसले नहीं ले सकता है। अगर वो लेता है तो इसका मतलब यह है कि परिवार के लोग उस फैसलों पर अपनी सहमति देखते हैं। तो वैसे हमारा कंट्री बहुत ही वास्ट कंट्री है। कोई भी कंट्री हो, जो चाहे वास्ट हो चाहे स्मॉल हो, वहाँ पे डिफरेंट क्लास के लोग या डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग होते हैं। तो पावर शेयरिंग जो होता है किसी वास्ट कंट्री में, किसी बड़े देश में डिफरेंट ग्रुप को शेयर किया जाए तो डिफरेंट ग्रुप के लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। अगर पावर शेयरिंग जो है डिफरेंट ग्रुप के बीच में न किया जाए तो उस कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आपका ये है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, या वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आप रिस्पॉन्ड करिएगा कि पावर शेयरिंग से क्या होता है, सोसाइटी में टेंशन कम होता है। कैसे, जैसे इंडिया में आप देखते हो तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो किसी एक क्लास या एक कास्ट के नहीं होते हैं। वो इंडिया के पॉलिटिशियन जो होते हैं या जो पावर होल्डर होते हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से आते हैं। जैसे हमारे देश में देखिए ना, अपर कास्ट के लोग, मिडिल कास्ट के लोग या लोअर कास्ट के लोग, सभी लोग पावर में इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में टेंशन कम होता है। अगर पावर शेयर न करें तो डिफरेंट क्लास के बीच में लड़ाई होगी और गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से रन नहीं कर पाएगी और सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम जो है बहुत परेशान हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लीजिए पावर शेयर न करें, किसी कंट्री में जो लोग मैक्सिमम रहते हैं अगर केवल वही डिसीजन लें, जैसे इंडिया में हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं, हिंदू लोग ही मतलब पावर होल्डर हैं, हिंदू लोग ही सारे फैसले लें, हिंदू के हिसाब से अगर देश चलना शुरू हो जाए तो हो सकता है कुछ समय तक के लिए अच्छी बात हो, लेकिन फ्यूचर में हमारा कंट्री जो है ना, हमारे कंट्री का जो यूनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, अंडरमाइन हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया, या रशिया के साथ साथ कई सारे देश डिवाइड हो गए। क्यों, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन करते हैं, शक्तियों को अधिक अपने हाथ में रखते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो उस कंट्री में रहने वाले अलग अलग यूनिट या अलग अलग ग्रुप होते हैं वो उस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान होते हैं। तो पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजायरेबल होता है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है। क्योंकि इससे मतलब अगर शेयर न करें तो वायलेंस हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है बहुत ही पुअर हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो है बहुत ही ख़राब हो जाएगी, और कंट्री की यूनिटी अंडरमाइन या खतरे में जा सकती है ना। इस तरह के सिस्टम से न केवल मेजॉरिटी लोग बल्कि माइनॉरिटी लोग सभी के लिए ये सिस्टम जो है ख़राब हो सकता है। तो पावर शेयरिंग जो होता है वो डिज़ायरेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसके ये लॉजिक होते हैं।
उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग जो होता है, पावर शेयरिंग, इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट वाले इसमें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग जो होता है डेमोक्रेसी का फीचर होता है। डेमोक्रेसी का सेकंड मतलब कह सकते हो कि रूप ही होता है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि द मोर यू शेयर द पावर द मोर यू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का रूट होता है। पावर शेयरिंग में आप किसके साथ पावर शेयर करते हो, जो कंट्री में आपके साथ रहते हैं। जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट लोगों के साथ पावर शेयर करती है। उसके अलावा एक वैलिड गवर्नमेंट या लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं। अगर गवर्नमेंट लोगों को बिना शामिल किए अगर फंक्शन करती है तो गवर्नमेंट ट्रू तरीके से नहीं होता है। तो जो पहला फीचर है उसको हम प्रूडेंशियल कहते हैं, जो दूसरा फीचर है उसको मॉरल कहते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर शेयर अमंग सोशल ग्रुप के बीच में होना चाहिए। इससे क्या होता है, टेंशन खत्म होता है, गवर्नमेंट स्टेबल होती है। पावर शेयर न करें तो एक क्लास दूसरे क्लास के खिलाफ लड़ाई करेगा, या कंट्री की यूनिटी जो है वो थ्रेट हो जाएगी, अंडरमाइन हो जाएगी, और कंट्री के माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए जो है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन या रियून का काम करता है। तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो आते हैं प्रूडेंशियल में। और जो सेकंड वाला लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग से आपका, पावर शेयरिंग से क्या होता है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का फीचर होता है। पावर शेयरिंग में हम पावर शेयर किसके साथ करते हैं, जो कंट्री में लोग रहते हैं। और एक बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो लोगों के ओपिनियन से चलती है। तो अगर आप इतने चीज़ों को लर्न कर लेना तो आपका इस चैप्टर में काफ़ी हद तक 90% जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के। अब उसके बाद इसी में आपका लिखा हुआ है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ डेमोक्रेसी हो, जैसे अमेरिका है, इंडिया है, जर्मनी है, जो भी डेमोक्रेसी हो, तो डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग कैसे होता है वो होता है डिफरेंट ऑर्गन के बीच में। जैसे आप देखते हो भारत में पार्लियामेंट भी फैसले लेती है, या सरकारें भी फैसले लेती हैं, और जुडिशरी भी फैसले लेती हैं। तो पावर शेयरिंग जब डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट ऑर्गन्स पावर डिसीजन लेते हैं पावर शेयरिंग में, तो उससे क्या होता है, उससे सिस्टम बहुत ही बेस्ट होता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो होता है किसके बीच में होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होता है। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक सिस्टम के हाथ नहीं होता है। इससे क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक और बैलेंस करते हैं। जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा था कि पावर शेयरिंग या सेपरेशन ऑफ पावर आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी या कोई भी सिस्टम। मतलब होता है कि पावर जो होता है, पावर शेयरिंग किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं होना चाहिए, डिफरेंट के होना चाहिए। उसके अलावा तो आप जब डिफरेंट ऑर्गन के बीच में करते हैं तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब आप जो था एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तीसरे ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन के बीच में करते हैं तो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है, जब पावर शेयरिंग हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट के बीच में करते हैं उसको हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयर। तो वर्टिकल में क्या है, जैसे भारत में देखो एंटायर कंट्री के लिए यूनियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, अदर कंट्री में हम सिटी या मेयर के नाम से, मतलब वहाँ पे जो जैसे लंदन वगैरह है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे मेयर लोग होते हैं। जैसे भारत में मेयर होते हैं लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन ब्रिटेन वगैरह में क्या है, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको मेयर लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो पावर शेयरिंग जो होता है डिफरेंट लेवल के बीच में होता है, टॉप टू बॉटम होता है। तो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम। तो ये आपका हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। इंडिया में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, एंटायर कंट्री के लिए फंक्शन करती है, कंट्री के लिए लॉ और पॉलिसी फ्रेम करती है। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट से संबंधित जो पीपल होते हैं उनके जो रिक्वायरमेंट होते हैं उससे कानून बनाती है। और जो आपके लोकल गवर्नमेंट होती है वो लोकल मैटर पे, जैसे आपका हेल्थ है, सैनिटेशंस है, या एजुकेशन है, कल्चर है, मतलब लोकल सब्जेक्ट वाले भी कुछ आ जाते हैं। उसके अलावा जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में आप ये देखते हैं कि पावर शेयरिंग जो होता है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में होता है। जैसे इंडिया में देखिए तो हम वुमेन के लिए सीट रिजर्वेशन कर दिए हैं पंचायत लेवल पे। या आप ये देखें कि भारत में जो चुनाव होता है उसमें SC ST के लिए सीट रिजर्वेशन किया गया है। तो हम सोसाइटी के जो लोग इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ सकते, जिनके लिए पैसा बहुत चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो सके। हमारा जो पॉलिटिक्स है तभी इंक्लूसिव हो सकता है जब उसमें डिफरेंट क्लास के लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे राजनीति में अगर महिलाएं भाग न लें, या राजनीति में केवल अपर कास्ट के लोग भाग लें, लोअर कास्ट के लोग न लें, तो हमारे कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं होगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में डिफरेंट लोग जो हैं इन्वॉल्व हों।
तो सोशल ग्रुप का मतलब होता है सोसाइटी के जो डिफरेंट ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे जो पुअर लोग होते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। मतलब गरीब लोग जो हैं आरक्षण या रिजर्वेशन के माध्यम से उनके लिए सीट रिजर्व होता है, तो वहाँ पे उसी कास्ट के लोग चुनाव लड़ते हैं और राजनीति में शामिल होते हैं। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है, सीट रिजर्वेशन करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए। सोशल ग्रुप्स मीन्स फीमेल हो गई, या डिप्राइव्ड क्लास हो गए, या सोसाइटी के वीकर क्लास के लोग हो गए, ये लोग हो गए। उसके अलावा पावर शेयरिंग और किसके साथ होता है, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी और मूवमेंट। आप देखते हो ना, डेमोक्रेसी में आंदोलन चलता रहता है, कई सारे ट्रेड यूनियन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो इनके बीच में पावर शेयरिंग होता है। तो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग इस तरह से होता है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जहाँ पे पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हॉरिजॉन्टल तरीके से, या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में वर्टिकल तरीके से, या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, या पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। आज देखते हो ना कि जब भी चुनाव होता है तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद जो पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर करती है वो सरकार बनाती है। तो पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में मोस्ट ऑफ द कंट्री में यही फार्मूला आप अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपका इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप देखेंगे, नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत सिंपल चैप्टर है। इसको आप जहाँ तक है जैसे आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फेडरलिज्म को डिफाइन करिए। तो फेडरलिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो फेडरलिज्म को डिफाइन किया गया है सिंपल तरीके से कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड अमंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, प्लस उस कंट्री में रहने वाले जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जिसे को हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है। तो पावर शेयरिंग जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर होता है उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा जो मीनिंग है आपका यही होता है। उसके अलावा और कई सारे इसमें चीज़ हैं, जैसे पावर शेयरिंग में फेडरल गवर्नमेंट मैक्सिमम अपने पावर पास में रखे और अदर को पावर शेयर न करे, तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी फेडरलिज्म। तो हालांकि उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, केवल हम की पॉइंट पर आपके साथ आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप फेडरलिज्म का मीनिंग बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कंट्री, किसी कंट्री में फेडरलिज्म है या नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो कह देना कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, जैसे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है। उसके अलावा डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं उन्हें पावर मिला होता है, जुरिस्डिक्शन मिला होता है कि वो लॉ या टैक्स या एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने एरिया में कर सकें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, टैक्स इम्पोज करेगी, उसमें स्टेट शामिल नहीं होगा, या जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करेगी उसमें सेंटर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट होते हैं उनका जुरिस्डिक्शन, उनका पावर जो होता है वो डिफाइंड होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, मतलब जो गवर्नमेंट के पावर होते हैं अलग गवर्नमेंट के, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बनाए गए कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगी, भैया स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स, कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट लेवल की, वो डिफरेंट सब्जेक्ट पर कानून बनाती हैं, और जो गवर्नमेंट को पावर मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड होता है। उसके अलावा ये मेंशन किया हुआ है कि अगर जैसे लिखा हुआ है ना कि हमारे कंट्री में जो मेन रूल होता है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस में, जैसे हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, तो कंट्री के जो संविधान के मेन आइडिया हैं, मेन आइडियल्स हैं, उसको कोई गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकती। उस पर डिफरेंट गवर्नमेंट का कंसेंसस या ओपिनियन होना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब भी फेडरलिज्म में क्या होता है डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो उसका रिजॉल्व कौन करेगा, उसको उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके अलावा जो अलग अलग गवर्नमेंट हैं उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड या रेवेन्यू कहाँ से कलेक्शन करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से कलेक्शन करेगी। तो फेडरलिज्म को आप कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, फेडरलिज्म को आप आइडेंटिफाइड कर लीजिएगा कि फेडरलिज्म में ये सारे फीचर जो हैं आपके एग्जिस्ट होते हैं, इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। उसके अलावा जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, नेचर होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं। तो क्या वेरिएशन होता है, जैसे कुछ फेडरल होते हैं उनको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए कमिंग और होल्डिंग, इसमें आपका पूछ सकता है कि आप इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करिए, इसके बीच में आप अंतर बताइए। तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि कमिंग टुगेदर वाले फेडरेशंस में जो स्टेट होते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना कि
इसमें जो स्टेट होते हैं, जो स्टेट्स लेवल के यूनिट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक नेशन बनाते हैं। जैसे मान लो 5 अलग अलग स्टेट हैं, तो वो अपने आप को और अधिक सेफ और सिक्योर करने के लिए वो आपस में सहमति बनते हैं, कंसेंसस बनाते हैं और एक राष्ट्र बनाते हैं। मीन्स व्हेन स्टेट फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे ऑर्गेनाइज अ बिग नेशन, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह के फेडरल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनके ऊपर बहुत अधिक पावर एक्सरसाइज नहीं करती है। तो ये आपका होता है होल्डिंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और जो कंट्री अमेरिका स्विट्जरलैंड है, तो ये पहले कंट्री नहीं थे, छोटे छोटे एरिया थे, छोटे छोटे एरिया मिलकर राष्ट्र बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कमिंग, मतलब आ करके एक राष्ट्र बनाना, एक फेडरल कंट्री बनाना। और कुछ कंट्री होते हैं उसमें क्या होता है, जिसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग वाले में क्या है, होल्डिंग वाले इसमें आपका लिया हुआ है, जैसे होल्डिंग में आप इसमें सिंपल कहिएगा कि जब कोई कंट्री, ये लिखा ना, कंट्री डिसाइड डिवाइड पावर, जैसे इंडिया है, तो इंडिया ने अपने पावर को डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग। होल्डिंग वाले में क्या होता है, स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग इक्वल नहीं होता है। जैसे कुछ स्टेट को स्पेशल पावर मिलता है, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर स्टेट को स्पेशल पावर मिला था, या नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को स्पेशल पावर मिला हुआ है। तो होल्डिंग वाले में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होता है, स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर नहीं मिलता है, कुछ स्टेट को बहुत ही स्पेशल पावर मिलता है। तो जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह दिया जाए कि इस तरह गवर्नमेंट के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करिए, आप ज़रूर इस पॉइंट को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कैसे, क्योंकि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो मतलब हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग गवर्नमेंट के जो वो होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं कि किस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे जो सब्जेक्ट हमारे कंट्री के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत मैटर करते हैं, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, फॉरेन अफेयर्स है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में आते हैं। और स्टेट वाले आप देखते हो इसमें लिखा हुआ है कंकरेंट में, क्या है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर बनाते हैं। उसके अलावा रिजर्वरी होता है। रिजर्वरी का मतलब क्या होता है कि जब हमारा संविधान बना उस वक्त जो सब्जेक्ट नहीं शामिल किए गए थे, जैसे आईटी सेक्टर है, हार्डवेयर है, या आपका एआई है, मतलब स्पेस है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो संविधान में कंकरेंट या यूनियन स्टेट में नहीं मेंशन किए हैं, वो रिजर्वरी सब्जेक्ट में आते हैं। और रिजर्वरी सब्जेक्ट में आपका जो कानून अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है ना। तो इसमें आपका ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करिएगा। उसके बाद आगे वाले में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म में, जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो फेडरलिज्म में क्या होता है ना कि जो पावर शेयर होता है वो इक्वल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर इंडिया का स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर को पहले बहुत स्पेशल पावर मिला था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग से संविधान था, अलग से उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को हम प्रधानमंत्री भी कहते थे उस वक्त। तो जम्मू कश्मीर को बहुत ही स्पेशल पावर मिला गया था। जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई भी कानून अगर बनना है तो वहाँ की असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ता था, मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट का जो लॉ है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था। उसके अलावा और सारे स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली, लक्षद्वीप, ये सब हैं, इनको बहुत पावर नहीं मिला हुआ है ना। तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग होता है वो बहुत ही अनइक्वल होता है। तो आपको ये सारे कुछ पॉइंट इसमें से यहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। जैसे फेडरलिज्म में आप देखते हो ना कि फेडरलिज्म जो होता है वो सेंट्रल स्टेट और डिफरेंट आइडेंटिटी को मिलाकर बनता है। तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है तो इसमें आपका जो पहला आ जाएगा लिंग्विस्टिक स्टेट है। भारत में जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद एक फेडरल कंट्री बना, तो उस वक्त इंडिया में स्टेट बहुत ही कम थे, कम से कम 14 स्टेट थे, मतलब 14 क्या उसके कम थे, और कुछ यूनियन टेरिटरी थे। तो कई सारे जो बड़े स्टेट थे उसमें 2-3 मेजर लैंग्वेज को लोग बोलने वाले लोग थे। तो स्टेट ने डिमांड किया कि जिस मतलब एक ही स्टेट में अगर एक ही स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड कर दो, जिससे अलग अलग लैंग्वेज के जो लोग हैं वो अपने लैंग्वेज में अपने स्टेट के बारे में अच्छे से काम कर सकें। तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, क्रिएशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के लिए 1947 में इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया में मतलब बहुत सारे स्टेट जो है लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट किए गए हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज के अलावा जैसे कोई स्टेट है जहाँ का बहुत ही यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, या कोई स्टेट बहुत बड़ा है और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था कि उत्तराखंड एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो कभी कभी ना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के नाम पे या लैक ऑफ डेवलपमेंट के नाम पे या कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पे स्टेट क्रिएट होते हैं। तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो एरिया होते हैं उनके जो डिज़ायर होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जैसे कुछ स्टेट है, कुछ बड़े राज्य हैं, उस राज्य के अंदर कुछ एरिया होते हैं जो स्टेट का डिमांड करते हैं, तो अगर स्टेट अलग से बनता है तो वो फेडरलिज्म
मतलब उस वो फेडरलिज्म के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ इंडिपेंडेंस के बाद? बाय क्रिएटिंग मेनी स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मतलब स्टेट को हम लैंग्वेज के बेस पे बना करके। दूसरा ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आया कि क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए कि या हिंदी और इंग्लिश दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चलते रहें, क्योंकि पूरे कंट्री के लोग हिंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना जानते थे। साउथ इंडिया के जो लोग थे उन्हें हिंदी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। तो साउथ इंडिया के जो लोग थे उनको जब ये मालूम चला कि इंडिया में अब केवल हिंदी नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, तो साउथ इंडिया के लोगों ने बहुत इसको अपोज किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं हम उनके ऊपर हिंदी लैंग्वेज ज़बरदस्ती उनसे बुलवाएंगे नहीं, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल है तो वो रहें। तो हमने क्या किया कि फेडरलिज्म में हमने लोगों के लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट किया। जैसे मान लीजिए अगर हम साउथ इंडिया के लोगों से ज़बरदस्ती हिंदी बोलने के लिए कहते तो हो सकता था वो इंडिया से डिसइंटीग्रेट हो जाते, क्योंकि वो हिंदी के बारे में बहुत कम समझ रखते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर हमारी जो गवर्नमेंट थी बहुत ही केयरफुल अप्रोच बनाई, जिसकी वजह से फेडरलिज्म हमारा टिक पाया। और तीसरा है कि फेडरलिज्म आपकी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब क्या होता है, इसमें यह है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संबंध कैसे हैं। आज़ादी के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद सेंटर में और स्टेट में जो पार्टी थी रूल कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी। तो स्टार्टिंग में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे। 60-70 के बाद क्या होता है, स्टेट लेवल पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है। मतलब कई सारे स्टेट थे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी रूल नहीं कर रही थी, वहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो इन गवर्नमेंट ने क्या डिमांड किया कि स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस न करे, स्टेट को अधिक से अधिक ऑटोनॉमी या अधिक से अधिक रीजनल फ्रीडम दे, स्टेट अपने मैटर खुद रिजॉल्व करे। तो पोस्ट 1960 के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध थोड़े जो होते हैं बहुत ही बिटर या बहुत ही कड़वाहट होते हैं। कई सारे स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था, जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड किया। मतलब हमारे कंट्री में जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है, जहाँ पावर शेयरिंग है, उसको गवर्नमेंट ने अंडरमाइन करने का प्रयास किया था। मतलब भारत में फेडरलिज्म को ख़त्म करने का प्रयास किया था स्टार्टिंग के टाइम पर रूलिंग पार्टी ने। उसके बाद क्या होता है, 1990 के बाद हमारे कंट्री का जो पॉलिटिक्स पिक्चर है, पॉलिटिकल कंडीशन है, चेंज होता है। 1990 के बाद क्या होता है कि हमारे कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है काफ़ी पोलराइज होता है। मतलब ये है कि 1990 के बाद कई सारी रीजनल पार्टियां या कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू होती हैं, जहां कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी पार्टी, कोई सिंगल पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर सकती, कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। तो 1990 के बाद यही कंडीशन आता है। तो इससे क्या होता है कि स्टेट को और अधिक इंपॉर्टेंस मिलना शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो स्टेट के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करती थी। स्टेट जिस तरह के फ्रीडम या ऑटोनॉमी का डिमांड करते थे तो ये वो करते थे। तो फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है, लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू, जहाँ पे हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी एक लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या होता है कि फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट दोनों जो हैं म्यूचुअली को एग्जिस्ट करते हैं, और मतलब इस तरह से हमारे कंट्री में फेडरलिज्म जो है वो फंक्शन होता है। जैसे आपका यहाँ पे कार्टून है, इसमें लिखा हुआ है इंदिरा गांधी जो थी, जब उनका मतलब जब नॉन जो स्टेट वहाँ पे वो जहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि सेंटर फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के डेवलपमेंट के लिए फंड वगैरह भी देती है। तो जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड देने से काफ़ी इरिटेट होती थी, काफ़ी गुस्साते थे। ये आपका जो दो पिक्चर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इसका सेंस क्या निकल रहा है। पहले वाले में ये दिखा रहा है कि जहाँ पे कांग्रेस रूल नहीं कर रही थी स्टेट में, वहाँ पे नॉन कांग्रेस वाले रूल कर रहे थे, तो उनको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी बहुत ही निगेटिव थे। और ये दिखा है 1990 के बाद कि जब हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट 1990 के बाद जब फेडरल में या सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, तो वहाँ पे कई सारी पार्टियों का भी पार्टिसिपेशन होता है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कई सारी पार्टियों का रोल है। तो यहाँ पे स्टेट को किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीट कर रहा है और ऊपर वाले में स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ट्रीट कर रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड में, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट अगर तैयार करें तो आपको काफ़ी एडवांटेज यहाँ से मिल सकता है। लास्ट आपका यहाँ पे टॉपिक हम कवर कर दे रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भारत में पहले पावर शेयरिंग जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हुआ करता था। लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते थे लेकिन रेगुलर इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे, कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था, टाइम के पहले गवर्नमेंट लोकल वालों को सस्पेंड कर दिया करते थे। तो कंडीशन पूछ सकता है कि इंडिया में 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करते थे, आप इसके बारे में बताइए। तो आप इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपका बन सकता है 1992 में इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया,
तो गवर्नमेंट ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, संविधान में बदलाव किया और लोकल गवर्नमेंट को कई सारे लीगल या वैलिड या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देते हैं। किस तरह का बदलाव किया? तो जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है कि 1992 में भारत में पावर शेयरिंग और स्ट्रांग होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू डिसेंट्रलाइज द पावर इन 1992। तो आप यहाँ लिखा होगा कि इंडिया में 1992 के बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनली कंपलसरी हो गया कि हर स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को लिए, जैसे पंचायत के लिए, अर्बन के लिए सरकार चुनाव करवाना अनिवार्य है। उसके अलावा चुनाव में जैसे जो लोग पैसे जो गरीब लोग हैं, जैसे महिलाएं हो सकती हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। महिलाओं को सीट देने को लेकर, क्योंकि सोसाइटी हमारी पैट्रियार्कल है, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दिया। इलेक्शन का फेयर हो सके उसके लिए स्टेट में एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन कर दिया गया। उसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को कुछ लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया है ना। तो इसी को जो लोकल गवर्नमेंट होता है गांव में, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और शहरों में जो होता है उसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992 इंडिया में हुआ, तो मतलब उसके डिफरेंट डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब लोकल गवर्नमेंट किस तरह की रियल पावर को एक्सरसाइज करती है। अगर आपका ये आएगा तो ये सारे पॉइंट आपका है कि लोकल गवर्नमेंट को ये सारे लेजिटिमेट और रियल पावर जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इतना आप तैयार करिए, आप काफ़ी हद तक स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे।